बॉलीवुड की पुरानी फिल्मों में जो खड़ा मसाला डलता था, उसी मसाले को इन्होंने पीस पीस कर नई फिल्में बनाई। जनता बोर हो गई। नतीजा ये रहा कि धर्मा प्रोडक्शन की 12 फिल्मों में से 10 फिल्में फ्लॉप हो गई। रिलीज के बाद कॉर्पोरेट फेक टिकट बुकिंग के सीरियस एलिगेशंस लगे। देखो सिंपल सी बात है, धुआं वहीं से उठता है जहां आग लगती है। और कहते हैं कि दोनों हाथों से ताली नहीं बजाते, लेकिन चुटकी तो बजाते हैं ना। दोस्तों, यहाँ सबको सब दिखाई देता है, सबको सब सुनाई देता है, कोई भी अनपढ़ गवार नहीं है। अभी इस बात में कितनी सच्चाई है और कितनी नहीं, ये हमें उतनी ही पता है जितनी ये हमें बताना चाहते हैं। लेकिन लोग इतने भी बेवकूफ़ नहीं हैं, क्योंकि लोगों को समझ में आ रहा है कि धर्मा प्रोडक्शन की लगातार फिल्में फ्लॉप हो रही है और ऐसा ही चलते रहा तो आने वाले समय में धर्मा प्रोडक्शन बर्बाद और गायब हो जाएगा। क्योंकि धर्मा प्रोडक्शन उसी लिए जाना जाता था, एक के बाद एक हिट सुपर हिट फिल्में देता था। अब ये एक से बढ़कर एक फ्लॉप सुपर फ्लॉप फिल्में दे रहा है। अब इसके गायब होने की, बर्बाद होने की वजह बहुत ही स्ट्रांग है। धर्मा प्रोडक्शन अपनी कंपनी के 55% शेयर बेच रहा है और इसको लेकर बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ उनकी बातचीत भी हो गई है। तो ऐसा क्या हो गया कि करण जौहर को अपनी कंपनी के शेयर्स बेचने पड़ रहे हैं? अभी इसके पीछे कितने ही लोग क्यों ना हो, लेकिन इन सब गलतियों का रीजन करण जौहर ही माना जाएगा। जबकि धर्मा प्रोडक्शन ने ऐसी ऐसी फिल्में दी है जो कल्ट क्लासिक और आइकॉनिक फिल्में हैं हर जनरेशन के लिए। अब इसका दूसरा पहलू देखें तो यही धर्मा प्रोडक्शन की खासियत है कि वो नई नई चीजें ट्राई करता है, रिस्क लेता है। और उसी के उदाहरण थे धर्मा प्रोडक्शन के किल और ब्रह्मास्त्र। और ये चीज हमेशा रिलेवेंटली उसके साथ सक्सेसफुल रही और ये चीज हमेशा से उसके लिए सक्सेसफुल भी रही थी। लेकिन ये सब कुछ करना छोड़कर करण जौहर खुद को स्टार किड्स का मसीहा समझने लगा और ऐसे चलते वो अपनी बर्बादी का खुद कारण बन गए। क्यों? क्योंकि वो नेपोटिज्म के बोझ के तले इतना ज्यादा डूब गया कि लगता है कि पूरी हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में करण जौहर को नेपो किड्स के अलावा कोई दूसरा चेहरा पसंद ही नहीं आया कभी। और इन किड्स को लॉन्च करने के चक्कर में पानी की तरह पैसा बहाया गया। बड़े बड़े सेट्स, महंगे महंगे कॉस्ट्यूम्स, महंगी स्टार कास्ट के साथ फिल्मों को रिलीज किया गया, लेकिन वो रिकवरी नहीं हुई। करण की कलंक जैसी सुपर टुपर फ्लॉप मूवी, इसके ऊपर पानी की तरह ऐसा पैसा बहाया उन्होंने कि खर्चे पर लगाम लगाना ही भूल गए। फ्लॉप होने की वजह ये थी कि कहानी एकदम जीरो थी। वही घिसा पिटा मसाला उसने उस फिल्म में डाल दिया। नतीजा ये रहा कि सारा पैसा डूब गया। अब ये स्टार किड को भी लेते हैं, लॉन्च भी करते हैं, उसके बावजूद इनके साथ जो दूसरे लोग काम करने आते हैं उस पर इनका कहना होता है कि उन लोगों ने किल जैसी मैंने फिल्म बनाई तो पूरी फिल्म के बजट का पैसा मुझे स्टार के फीस पे देना पड़ा। तो ऐसे में उनको ये भी लगता है कि अगर मैं साउथ का कोई आर्टिस्ट ले लेता हूँ, पैसा तो देना ही है, तो इधर बॉलीवुड में मेरी लॉटरी लग जाएगी। लाइगर जैसी फिल्म उन्होंने बना दी, लेकिन बावजूद नेपोटिज्म ने साथ नहीं छोड़ा। अनन्या पांडे को इसमें हीरोइन ले लिया उन्होंने, फिल्म यही बर्बाद हो गई। अब 100 से ज्यादा करोड़ में ये फिल्म बनाई और 20 से भी कम करोड़ में ये इसका कलेक्शन हुआ। इसी से अंदाजा लगता है कि धर्मा प्रोडक्शन को टाइम के साथ साथ कैसे लॉस होता गया। और एक उदाहरण है नौटंकी का महा घिसा पिटा ड्रामा रॉकी और रानी की लव कहानी। इस फिल्म में उन्होंने सब कुछ डाला, बड़ी स्टार कास्ट, बड़े लोकेशन, बड़े सेट्स, लेकिन इसके बावजूद कॉर्पोरेट बुकिंग के सीरियस एलिगेशंस इस फिल्म पर लग गए। अपनी झूठी कहानी, अपनी घिसी पिटी कहानी और अपनी झूठी कहानी के झूठे विचारों में उनको लगता है कि कलेक्शन की कहानी दिखाएंगे तो लोग आएंगे। इनको ये समझ में क्यों नहीं आता है कि अच्छी फिल्म बनाओ, कलेक्शन से किसी को लेना देना नहीं होता है। अच्छी फिल्म रहेगी तो लोग जाएंगे ही जाएंगे देखने को। अब फेक कलेक्शंस की मार्केटिंग भी कोई फुकट में नहीं होती है, इसके लिए भी खर्चा करना पड़ता है। मतलब ये तो वो बात हो गई कि हमें अपना कंपनी बेचना है, हमें बर्बाद होना है, ऐसी ऐड बनाओ और उस ऐड को प्रमोट करने के लिए पैसा खर्चा करो। इसी को कहते हैं मति भंग होना। और ऐसे में जो भी वो फैसला लेते हैं वो गलत साबित होता है और ऐसी अंदगी में वो अपनी कंपटीशन को भी नजरअंदाज कर जाता है। यश राज बैनर उनका सबसे बड़ा कंपटीशन। उनके कंपैरिजन में साल 2022 और 23 का कलेक्शन इनका 1044 करोड़ रुपए था, जिसमें से 10 to 11% ही उनका प्रॉफिट हो पाया, सिर्फ 10 to 11%। अब जब सारेगामा धर्मा के शेयर्स खरीद रहा है, जिसका साल का 790 करोड़ रुपए कलेक्शन है, उसमें से नेट प्रॉफिट उसका 180 करोड़ से भी ज्यादा है। तो आप लगा लीजिए कितना परसेंट हुआ है। अब यश राज की पठान हिट, उसका वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 1000 करोड़ से ज्यादा। हाल ही में श्री ने भी 1000 करोड़ कमा लिए। ऐसे में ये अंदाजा लगाया जाता है कि धर्मा अपने कंपटीटर्स से कितना पीछे छूट गए। कहीं यही तो कारण नहीं कि धर्मा के साथ बड़ा कोई सुपरस्टार काम करने को नकार रहा है। तो वही यशराज बैनर के साथ शाहरुख खान, सलमान खान, ऋतिक रोशन, रणबीर कपूर, ये सारे बड़े स्टार सभी जुड़े हुए हैं। और वैसे भी करण जौहर की कोई भी फिल्म आती है तो हमारे एक्सपेक्टेशन बहुत हाई रहते हैं, क्योंकि वैसी फिल्में हम उनसे देख चुके हैं। तो क्या करण जौहर को ये बात समझ में नहीं आई कि हमारे व्यूअर हमसे क्या देखना चाहते हैं? हमें नेपो किड्स का मसीहा बनना है या खुद की कंपनी बचानी है?
सबसे पहले फिल्म की हमारी कहानी अच्छी होनी चाहिए, उसके बाद में बड़े सेट बड़ा खर्चा बाद में आता है। ग्लैमर की चमक धमक थोड़ी कम करनी चाहिए थी। माना कि मुश्किल है, थिएटर एक्सपीरियंस भी देना है, बहुत ही बढ़िया फिल्म भी देनी है, लेकिन अगर ये बात करण जौहर जैसे मसीहा को ही गलत लगेगी तो फिर बॉलीवुड के बाकियों का क्या ही कहना। और अगर बाकी दूसरी कंपनी अब एंटर होती है तो वो कंपनी अपने ज्यादा फैसले लेगी, तो ऐसे में तो करण जौहर का और भी मुश्किल हो जाएगा। तो आपको क्या लगता है कि करण जौहर ने सिर्फ कॉफी विद करण में नेपो किड्स को ही वो घिसे पीटे सवाल करने चाहिए या कोई दूसरा काम? आप कमेंट करके जरूर बताना।